जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको आगाह करे कि मैं अब जो है रिजल्ट कंसोलिडेट करने लगा हूं, तो आप तशरीफ लें ऑफिस में। ये कंसोलिडेशन कब होती है? जब रिजल्ट ऑफ द काउंट सारे के सारे फॉर्म 45 आरओ के पास पहुंच जाते हैं और वो आरएमएस में अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद ये होता है जो इसको इम्पैक्ट वोट भी बोलते हैं, रिजल्ट ऑफ द काउंट। आपने सुना होगा कि गैर सरकारी जो नतीजा है उसके मुताबिक ये कैंडिडेट विनर है, तो वो गैर सरकारी यही होता है कि उसमें जस्ट रिजल्ट ऑफ द काउंट मीडिया के ऊपर चल रहा होता है। लेकिन जब सरकारी वोट उसमें ऐड होता है, जो आरओ के ऑफिस में उसको रिसीव होता है, तो वो बैलेट पोस्टल बैलेट निकालता है वहां से, और हर कैंडिडेट को जितने पोस्टल बैलेट आए होते हैं उनको उसके रिजल्ट ऑफ द काउंट में ऐड कर देता है, और इस तरह से वो कंसोलिडेशन कर देता है। ठीक है जी, ये चीजें। और तीसरे नंबर पे बैलेट पेपर अकाउंट। आपने फॉर्म 45 और 46 47 सुना होगा, ये फॉर्म 46 होते हैं। फॉर्म 46 होता है जिसके ऊपर हर पोलिंग स्टेशन का बैलेट पेपर अकाउंट होता है कि इस पोलिंग स्टेशन को इतने बैलेट पेपर मिले थे, इतने यूज हो गए और बकाया इतने हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर उनका अकाउंट भी इलेक्शन कमीशन को भिजवाता है। कैसे भिजवाता है? आरएमएस पे ये सारी चीजें जब अपलोड कर दी जाती हैं तो फौरन आरएमएस की सिंगल क्लिक पे ये सारा रिजल्ट आरओ के पास आ जाता है। वो उसका पीडीएफ प्रिंट लेके, उसकी तस्वीर लेके स्कैन कॉपी जो है ईसीपी को मेल कर देता है। तो ये 4 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी ये कहती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन है एक्शन प्लान का। एक्शन प्लान, आपने एक चीज मैंने आपको बताई थी, एक होता है इलेक्शन प्रोग्राम। इलेक्शन प्रोग्राम ये क्या होता है? जब आरओ का ऑफिस एस्टेब्लिश होता है और टिल इलेक्शन डे वो सारा एक स्केड्यूल होता है कि नॉमिनेशन पेपर कब वसूल होंगे और पोलिंग डे कब होगा वगैरह वगैरह। ये इलेक्शन प्रोग्राम होता है। जो एक्शन प्लान है ये बहुत बड़ा प्लान होता है, ये मास्टर प्लान आप यूं कह लें कि उसको अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक्शन प्लान कहाँ से स्टार्ट होता है? ये वैसे सेक्शन 14 है, ये याद रखने वाला है, सेक्शन 14 है हमारा। एक्शन प्लान में आपको क्लॉजेस मिलेंगी ए टू एम। तो इसमें वो सारा सबसे पहले डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या हल्का बंदियाँ होगी, फिर इलेक्टोरल इंतखाबी फहरिस्तें रिवाइज की जाएंगी, फिर पॉलिटिकल पार्टी की एनलिस्टिंग होती है, यानी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होती है, तो उनकी तैयारी है। फिर सैम्बल्स बनाए जाते हैं कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी को एक सैम्बल देना है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको आपने जस्ट गो थ्रू कर लेना है तो आपको समझ आ जाएगी एक्शन प्लान क्या होता है। ठीक है जी। और इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान किसी भी शख्स का कोई नुकसान हुआ है, कोई गाड़ी यूज हुई है वो नुकसान हो गई है, किसी को जमीन का नुकसान हुआ है, किसी को प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, तो वो डिस्प्यूट्स इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जा सकते हैं। कब तक भिजवाए जा सकते हैं? जब ये एक्शन हुआ है या इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला हुआ है उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर वो बंदा या वो पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन को अपनी कंप्लेंट भिजवा सकती है। तो ये हमारा चैप्टर 2 था, और इसके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है कि जो मुश्किल हो या जो समझ से पाए। उसके बाद चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के सेक्शन 17 टू 22, ये भी शॉर्टेस्ट, बड़ा शॉर्ट सा एक चैप्टर है। तो इसके अंदर जो अहम बात है वो आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 का जिक्र है। आर्टिकल 51 यानी आयन का आर्टिकल 51 क्या कहता है कि नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली के अंदर सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, और आर्टिकल 106 कहता है कि प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर सीट्स कितनी कितनी होंगी। पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली में कितनी सीट्स होंगी, केपी की कितनी होंगी, सिंध की कितनी होगी, वगैरह वगैरह। और आर्टिकल 51 कहता है कि नेशनल असेंबली के अंदर सीट्स का सूबों के ऊपर किस तरह से कोटा होगा। तो हमारा जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रोविजंस के मुताबिक जो सूबाई कौमी असम्बली की सीट्स हैं उसमें पंजाब, सिंध, केपी के, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद की सीटों की तादाद कुछ इस तरह से है कि पंजाब की 173 सीट्स हैं, और उसकी डिवीजन किस तरह से है कि 141 जो है वो जनरल सीट्स हैं और 32 जो है वो वुमेन कोटा है। तो इस तरह से ये 173 हो जाती हैं। तो ये सारे बाकी फिर सिंध की सीटें हैं,
KPK की 55 है, बलूचिस्तान की 20 और इस्लामाबाद की 3, ये टोटल बन जाती हैं 326। इन 326 में से 266 पे इलेक्शन होना है और 60 जो है वो रिजर्व सीटें हैं। अब जो पार्टी इलेक्शन में ज्यादा सीटें, जनरल सीटें विन करेगी तो उसको उसी के हिसाब से कोटा दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन दी और इलेक्शन कमीशन ने इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है सूबों के अंदर। पंजाब को अगर 141 जनरल सीटें दी हुई हैं नेशनल असेंबली में, तो जो ईसीपी है, इलेक्शन कमीशन है, उसने 141 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पंजाब के अंदर डीलिमिट करनी है, हल्का बनी इतनी करनी है। ठीक है जी, वो ईसीपी का काम होगा। तो 266 पे इलेक्शन होगा और 266 ये मिल के जो है 326 बनती हैं और 10 माइनॉरिटीज की मिल के 336 सीट्स। इस वक्त जो वर्किंग हमारा नेशनल असेंबली है वो 36 सीट्स के साथ वर्किंग है, ऑपरेशनल है। ठीक है जी, तो ईसीपी का काम होता है डिलिमिटेशन का, और ये डिलिमिटेशन कब होती है? आफ्टर एवरी सेंसस। ठीक है, सेंसस के बाद फौरन जो है हल्का बनियां स्टार्ट हो जाती हैं। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिलिमिटेशन करता है, हल्का बनियां करता है? सबसे पहले पॉपुलेशन देखी जाती है कि पॉपुलेशन वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होती है कि ज़मीनी हकायक के मुताबिक वो पॉपुलेशन किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। और तीसरे नंबर पे फैसिलिटीज़ क्या हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को सारे के सारे मेन रोड दे दिए जाएं और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेन रोड से महरूम रह जाए, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाता है। एक अहम बात इस हवाले से ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है उनमें 10% की वेरिएशन अलाउ है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फर्ज करें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 1 लाख लोग हैं, 1 लाख वोटर हैं, तो दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो या तो 90,000 वोटर उसको दिए जाएंगे या उसको 1,10,000 वोटर दिए जाएंगे, क्योंकि 10% तक का मार्जिन अलाउ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी 1 लाख वोटर्स के साथ है और दूसरी जो है उसमें 1,40,000 वोटर हों, तो ये फिर नहीं हो सकता। ऐसा अगर होता है तो इलेक्शन कमीशन उसकी रीजन बाकायदा करेगा, उसको रीजन देगा कि क्यों हमने ऐसा किया है। उसके बाद अंडर सेक्शन 21 जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन कमीशन ने बनाई है उसकी एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जारी करेगा। उस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जारी होने के 30 दिन के अंदर अंदर जितने भी कोई भी वोटर है, कोई भी पार्टी है, वो उसके ऊपर एतराज कर सकती है। ठीक है जी, ऑब्जेक्शन रेज करेगी कि आपने ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिवाइज की है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको हल किया जाए। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन उसके एतराज सुनेगा और जब ये 30 दिन ओवर हो जाएंगे तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन उन एतराजात को डिसाइड करेगा, उन अपील्स को, उन ऑब्जेक्शंस को डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्शन बनता भी है कि नहीं। अगर नहीं बनता तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, अगर बनता है तो फिर उसको अकोमोडेट कर लेगा। लेकिन अंडर सेक्शन 22 ये बात इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगा हर सूरत के डीलिमिटेशन लिस्ट जो है वो फाइनल हो जानी चाहिए। ठीक है, किससे पहले? इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस होने से पहले। इलेक्शन प्रोग्राम अगर 1 जनवरी को अनाउंस होना है तो इसका मतलब कि दिसंबर और नवंबर और अक्टूबर और सितंबर, तो 30 सितंबर अपना 1 सितंबर तक जो है ना वो डीलिमिटेशन लिस्ट फाइनल हो जानी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो प्रीलिमिनरी और उसके बाद फाइनल पब्लिश करने के बाद भी उसको अमेंड कर सकता है, लेकिन इस बात को इंश्योर करना है कि 4 महीने रहते हों इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस होने में। ठीक है, या इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस करने में 4 महीने रहते हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपनी डीलिमिटेशन लिस्ट फाइनल करनी है। ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर 3 था, इसके अंदर मेन जो चीज़ें थी वो आपको करवा दी हैं। होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी।